लोग जो है एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ लिए। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास वर्ड यूज़ करते हैं उस एलिमेंट के लिए जो सिर्फ एक ही फिज़िकल फॉर्म में जो अवेलेबल है, जिसके पास आइसोटोप नहीं है, उसके लिए एटॉमिक मास वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि उसका एक ही एटम है, एक से ज़्यादा तरह का एटम नहीं है। उसके लिए हम एटॉमिक मास वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आइसोटोप के रूप में एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए एटॉमिक मास वर्ड यूज़ नहीं हो सकता है। वहाँ पर हम लोग जो है एवरेज एटॉमिक मास बात करेंगे। बहुत सारा एटॉमिक मास देखे हैं आपने, देखा है, उसमें क्या है कि वो पॉइंट में आता है, डेसिमल में आता है, राउंड फिगर में नहीं आता है। वो किसके कारण होता है? फ्रैक्शन में आता है। क्यों आता है? क्योंकि एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो उस केस में हम लोग एवरेज एटॉमिक मास का बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम सबसे पहले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे क्लोरीन है। क्लोरीन दो तरह का होता है। ये क्लोरीन है, दोनों का एटॉमिक नंबर जो है 17 होता है। एक क्लोरीन है जिसका एटॉमिक मास 35 है, और दूसरा क्लोरीन है जिसका एटॉमिक मास 37 है। क्लोरीन दो तरह का है, क्लोरीन एग्जिस्ट करता है। ये क्या है? आइसोटोप है। ये दोनों क्या हो गया? आइसोटोप हो गया। आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, दोनों ही क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर सेम है, दोनों का 17 है, लेकिन दोनों का मास नंबर डिफरेंट है। इस क्लोरीन का 35 मास नंबर है, इस क्लोरीन का 37 है मास नंबर। तो दोनों का मास नंबर अलग है, दोनों का एटॉमिक मास अलग है। तो अब कौन सा क्लोरीन का हम एटॉमिक मास याद करें? 35 याद करें, 37 याद करें? अगर कोई हमसे पूछे कि क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है, तो क्या हम बताएंगे? 37 बताएंगे या 35 बताएंगे या दोनों बताएंगे? ये तो एक मुश्किल की बात हो जाती है। ठीक है, तो क्लोरीन दो तरह का एग्जिस्ट करता है। ये दोनों आइसोटोप हो गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। तो ऐसे केस में हम एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हैं। जब हमसे पूछेगा कि एटॉमिक मास क्लोरीन क्या है, तो हम ना तो 35 बताएंगे ना 37 बताएंगे, हम इस दोनों का एवरेज बताएंगे। तो कैसे एवरेज निकालते हैं जरा देखते हैं। हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से, ठीक है, अवेलेबिलिटी जो है 35 क्लोरीन और 37 क्लोरीन, इस दोनों का जो रेशियो है, दोनों 17 ही। इस दोनों क्लोरीन का जो अवेलेबिलिटी है, एबेंडेंस है, उसका जो एवरेज है, उसका जो अवेलेबिलिटी का रेशियो है वो 3:1। ठीक है, 3:1 है। यानी 35 वाला क्लोरीन 37 के मुकाबले क्लोरीन 35 3 गुना मिलता है। मतलब अगर परसेंटेज, अगर मान लो कि ये दोनों मिला करके 4 मॉलिक्यूल है, ये दोनों मिला करके अगर 4 एटम है, टोटल एटम 4 है, तो उसमें से 3 एटम जो होगा वो 35 वाला होगा, और एक एटम जो होगा वो 37। 3 एटम किसका होगा? क्लोरीन 35 का, और 1 एटम किसका होगा? क्लोरीन 37। ठीक है, इसका और मतलब अगर हम बोलें कि ये 100%, 100 एटम ले लें, टोटल 100 एटम टोटल अगर ले लेते हैं, तो ये जो क्लोरीन 35 है ये हो जाएगा 75%, है ना, और ये जो 37 है ये हो जाएगा 25%। ठीक है, तो अब एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज एटॉमिक मास, है ना, अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है। ये जो परसेंटेज बताए और जो रेशियो बताया ना, ये अवेलेबिलिटी है, यानी एबंडेंस किसे मिलता है इस नेचर में, एबंडेंस, और यू कैन से अवेलेबिलिटी।
अवेलेबिलिटी हम रेशियो के हिसाब से यहाँ लिए हैं, यहाँ परसेंटेज के हिसाब से लिए हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? तो अब हम लोग निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं मालूम है? एटॉमिक मास और उसके रेशियो को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका क्लोरीन 35 है, 35 एटॉमिक मास हुआ और इसका रेशियो कितना है? 3 है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस क्लोरीन 37 है एटॉमिक मास, उसका अवेलेबिलिटी कितना है? 1, इसलिए हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल अवेलेबिलिटी कितना है? 3:1 यानी 4। टोटल कितना है? 3:1 है, 3 इसका 1 इसका, टोटल अवेलेबिलिटी कितना हो गया? 4 हो गया। तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से जो है डिवाइड कर देंगे, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। यही तो एवरेज होता है ना, टोटल को हम लोग नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 35.5 AMU। तो ये हो गया हमारा एवरेज एटॉमिक मास। तो जब भी हमको कोई कहता है क्लोरीन का एटॉमिक मास बताओ, तो हम बताते हैं उसका एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। अब है यहाँ हम परसेंटेज में भी लिखे हुए हैं, तो परसेंटेज में अगर है दिया हुआ तो फिर हम कैसे निकालेंगे एटॉमिक मास? तो इधर भी निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास परसेंटेज के हिसाब से। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास को उसके परसेंटेज अवेलेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या है? 75% है, 75% है। ये कितना है? 25% है। तो जिसका 35 मास है उसका अवेलेबिलिटी 75% है, तो 75 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस जिसका एटॉमिक मास 37 है उसका अवेलेबिलिटी 25% है, तो उसको हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर कितना हो गया? 100। टोटल कितना हो गया? 100, ठीक है। यहाँ पर टोटल कितना था? 4, 3 and 1, टोटल कितना था? 4 पार्टिकल्स। यहाँ पर हमने कितना लिया? 100 पार्टिकल्स, इसलिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा, जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 35.5। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज एटॉमिक मास का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास को भी अगर डिफाइन करना होगा तो वही कहेंगे, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इज नथिंग बट इट टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स इट इज हेवियर देन द 1/12 पार्ट ऑफ 1 कार्बन एटम। डिफाइन करने कहेगा तो वही डेफिनेशन बोलेंगे जो एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए बोले थे, सेम बोलना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एवरेज एटॉमिक मास। तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया, इसके अलावा भी और एग्जाम्पल लेके बता देते हैं, ठीक है। ये हमने क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया, उसी तरह से हम जो है और भी एग्जाम्पल लेंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल जो है हम लोग अब जो है नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन का अवेलेबिलिटी के हिसाब से होगा नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15, दो तरह का होता है। नाइट्रोजन 14 है और नाइट्रोजन 15, ठीक है। दोनों का एटॉमिक नंबर 7 होता है, दोनों का एटॉमिक नंबर 7 है। दोनों का अवेलेबिलिटी लिखते हैं, ठीक है। 14 का कितना है अवेलेबिलिटी और 15 मास वाले का कितना अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो दोनों का जब अवेलेबिलिटी लिखेंगे तो हमको पता चल जाएगा
ये जो है इसका अवेलेबिलिटी जो है 0.67 होता है, 0.67%। ठीक है, 0.67% अवेलेबिलिटी होता है नाइट्रोजन 15 का। और नाइट्रोजन 14 का जो अवेलेबिलिटी है वो है 99.33%, 99.33%। ठीक है, अवेलेबिलिटी दोनों का। ठीक है, तो परसेंटेज मतलब नाइट्रोजन जो है 14, नाइट्रोजन 14 जो है 99.33% है, और नाइट्रोजन 15 जो है 0.67% है इस नेचर पे। मतलब नाइट्रोजन 15 बहुत ही कम है, 1% भी नहीं है, उससे भी कम है। ठीक है, तो ये दोनों तरह का नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। तो अगर हमको पूछा जाए कि इसका एटॉमिक मास क्या है नाइट्रोजन का, तो हम क्या बताएंगे, 14 बताएं या 15 बताएं, ये तो कन्फ्यूजन होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका जो है एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, वही बताएंगे सर। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास में हम लोग क्या करते हैं, जो एटॉमिक मास होता है उसको हम परसेंटेज अवेलेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 14 का है, इसका परसेंटेज अवेलेबिलिटी कितना है, 99.33, और जिसका एटॉमिक मास 15 है उसका परसेंटेज अवेलेबिलिटी कितना है, 0.67% है। एंड टोटल अवेलेबिलिटी कितना है, सब मिला करके 100 है, इसलिए हमने 100 से डिवाइड किया। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो फाइनली आपको कितना आएगा मालूम है, ये फाइनली आएगा आपको 14.0067, 14.0067 AMU। यानी इसका जो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो ना आपको 14 बताना है ना 15 बताना है, कितना बताना है, 14.0067। लेकिन हम लोग जनरली 14 ही बताते हैं, कैलकुलेशन में भी 14 ही लिखते हैं, क्योंकि 14.0067 है, ये 0.0067 कैलकुलेशन में बहुत डिफ़िकल्टी डालता है। तो इसलिए हम लोग ड्यूरिंग द कैलकुलेट, क्योंकि 0.007 बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस कैलकुलेशन में नहीं करता है, इसलिए हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं और सिंपली हम 14 AMU बोल देते हैं। तो ये नाइट्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास हो गया। तो एवरेज एटॉमिक मास कब निकलेगा, जब पर्टिकुलर एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मतलब जो है पर्टिकुलर एलिमेंट आइसोटोप के रूप में एग्जिस्ट करेगा। सो व्हेन एवर एलिमेंट एग्जिस्ट इन आइसोटोप देन ओनली देयर विल बी ए एवरेज एटॉमिक मास। अगर कोई आइसोटोप में नहीं है तो उसका हम एवरेज एटॉमिक मास नहीं निकालते हैं। तो जनरली जहाँ भी एटॉमिक मास हम फ्रैक्शन में देखते हैं, डेसिमल में देखते हैं, तो हम तुरंत समझ जाना चाहिए कि इसका मतलब है कि आइसोटोप के रूप में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसका एवरेज निकाला हुआ है। अगर होल नंबर में है अगर एटॉमिक मास, तब तो समझ में आ जाना चाहिए कि इसका कोई आइसोटोप नहीं है। लेकिन जैसे ही फ्रैक्शन में एटॉमिक मास कहीं नज़र आ जाए तो हम तुरंत समझ जाना चाहिए कि इसका आइसोटोप जरूर है, इसलिए इसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल करके डेसिमल में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं तो और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। इस बार हम लोग कार्बन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि रेफरेंस एलिमेंट वही है। कार्बन का जो है 3 आइसोटोप होता है। अभी तक जो भी एग्जांपल दिए थे सब में 2 ही आइसोटोप था। अब इस बार जो हम एग्जांपल दे रहे हैं कार्बन का, इसका 3 आइसोटोप्स होता है। क्या क्या होता है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। सबका एटॉमिक नंबर 6 होता है, सबका एटॉमिक नंबर 6 है। अब सबका हम लोग अवेलेबिलिटी देखते हैं कितना होता है। टोटल अवेलेबिलिटी 100%, तो सबकी अवेलेबिलिटी कितनी कितनी है, कार्बन 12 जो होता है वो 98.982% अवेलेबल है,
98.982% जो है कार्बन 12 अवेलेबल है, ठीक है। और कार्बन 13 जो है 1.108%, ठीक है। और कार्बन 14 जो है बहुत ही कम है, 2 × 10⁻⁻10। ये अवेलेबिलिटी है तीनों का, ये तीनों मिलाएंगे तो 100% होगा। अच्छा, आइसोटोप होने से मीनिंग क्या हुआ? जैसे आइसोटोप 3 है ना, तो अगर हम कहीं हमको कार्बन मेरे हाथ में मिला तो वहाँ पर इसमें से तीनों कार्बन एक साथ मिलेगा आपको इसी रेशियो में, इसी परसेंटेज के हिसाब से। जैसे नाइट्रोजन 2 तरह का था, नाइट्रोजन 14 और 15 दोनों। तो जब हम नाइट्रोजन हम जमा करेंगे, नाइट्रोजन को हम अपने पास स्टोर करेंगे तो उसी परसेंटेज में स्टोर हमारे पास दोनों नाइट्रोजन आएगा। जैसे हाइड्रोजन 3 तरह का होता है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। तो जब हमारे पास हाइड्रोजन आएगा तो तीनों हाइड्रोजन आएगा हमारे पास। यानी जहाँ भी जो आइसोटोप के रूप में एग्जिस्ट करता है वो सब एक साथ एग्जिस्ट करता है इसी परसेंटेज। जैसे हमारे पास कार्बन पाउडर हम ले लिए, हमारे पास कार्बन पाउडर आया तो ये तीनों रहेगा उसमें, कार्बन 12 भी रहेगा, 13 भी रहेगा, 14 भी रहेगा, इसी रेशियो में रहेगा। लेकिन कार्बन 12 कितना है? लगभग 99% है। इस 99% के सामने इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, सिर्फ इसी को मानते हैं कार्बन 12। एक आइसोटोप्स इतना ज़्यादा आता है, इस बाकी को नेगलेक्ट कर देते हैं। एक क्लोरीन ही के केस में है कि थोड़ा सा सफिशिएंट अमाउंट में दोनों अवेलेबल, क्लोरीन 75% है, तो क्लोरीन 37 25% है, सफिशिएंट अमाउंट में है। बाकी सब में तो एक आइसोटोप 99% रहता है और बाकी 1% में बाकी आइसोटोप नज़र आता है। तो यहाँ पर तो बहुत कम है, नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आइसोटोप का मीनिंग ही हुआ कि वो सारा आइसोटोप एक साथ एक जगह एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि क्लोरीन 35 यहाँ, क्लोरीन 37 उधर होगा, एक अमेरिका में होगा तो एक इंडिया में होगा, ऐसा कुछ नहीं है, साथ में एग्जिस्ट करता है। इसीलिए एक कार्बन तीनों भी एक साथ एग्जिस्ट करेगा, नाइट्रोजन दोनों भी एक साथ एग्जिस्ट करेगा, ऑक्सीजन भी 2 तरह का होता है वो भी एग्जिस्ट करेगा एक साथ, हाइड्रोजन 3 तरह का होता है वो तीनों एक साथ एग्जिस्ट करेगा। हालांकि हाइड्रोजन 1 जो होता है वो 99% होता है, तो हाइड्रोजन 2 और 3 बहुत कम हो गया, तो नेगलेक्ट कर देते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन एग्जिस्ट आइसोटोप होने का मीनिंग है ये सब एक साथ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसका हम एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास। तीनों का एटॉमिक नंबर 6 हुआ, मास नंबर इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है, तो तीनों आइसोटोप हुआ कि नहीं? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो अब इसका हम जो एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास क्या निकलेगा? एटॉमिक मास को हम उसके परसेंटेज अवेलेबिलिटी से गुना करेंगे, 98.982। फिर इसका एटॉमिक मास 14 है, उसके परसेंटेज अवेलेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस इसका एटॉमिक मास 14 है, परसेंटेज अवेलेबिलिटी है 2 × 10⁻⁻10, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे हम 100 से। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हमको क्या मिलेगा? 12.011. तो हम लोग कार्बन का एटॉमिक मास कोई पूछता है तो हम लोग 12 बोल देते हैं झट से, है ना, क्योंकि 0.011 बहुत कम है ना, 12.011 बहुत ही कम होता है। ये जो 0.011 है इसको हम लोग हटा देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, तो कैलकुलेशन में आसानी हो जाता है। इसलिए हम लोग को पूछता है कि एटॉमिक मास क्या है कार्बन का, तो 12 बोलते हैं। नहीं बोलते हैं कि भाई 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है, ऐसा नहीं बोलते हैं हम लोग। कार्बन का एटॉमिक मास क्या बताते हैं? 12 बोलते हैं। तो 12 बताने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग एवरेज एटॉमिक मास का बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल एवरेज एटॉमिक मास कितना आता है? 12.011 होता है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग एवरेज एटॉमिक मास किस केस में निकालते हैं? जब कोई एलिमेंट आइसोटोप के रूप में एग्जिस्ट करता है तब एवरेज एटॉमिक मास हमको पता करना होता है।
अगर वो आइसोटोप के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको हम एटॉमिक मास ही जो निकाले वो याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास में अंतर समझ में आ जाना चाहिए। और एवरेज एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए कहेगा तो हम उसी तरह डिफाइन करेंगे जैसे एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ an element which tells us how many times it is heavier than the 1/12th part of one carbon atom. Which carbon atom? Carbon 12. Which carbon atom? Carbon 12. We compare with 1/12th part of this carbon atom, not with this or this. We compare with this carbon because it is available 99%. That's why. Okay? Okay. Bye.